नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि एमका के प्रोटोटाइप का काम शुरू हो चुका है और इसका पीडीआर पहले ही कंप्लीट किया जा चुका है और इसके बाद इस साल के अंत तक इसका जो सीडीआर है उसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। और रिपोर्ट किया गया है कि एमका के लगभग 15,000 से भी ज़्यादा जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिज़ाइन किया जा चुका है और काफ़ी सारे ऐसे कंपोनेंट्स भी हैं जिनको पहले ही तैयार किया जा चुका है। जैसे कि कुछ टाइम पहले हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने डीआरडीओ की फैसिलिटी को विजिट किया था, तो उस दौरान डीआरडीओ ने काफ़ी सारे ऐसे कंपोनेंट्स को दिखाया था जो कि पहले से तैयार है और उनका इस्तेमाल हमारे एमका फाइटर जेट में किया जाएगा। तो इसके बाद स्वदेशी इंजन के साथ में हमारा एमका फाइटर जेट ऑलमोस्ट पूरी तरह से स्वदेशी होगा, जिस लेवल पर फ्रेंच, रशियन और साथ में अमेरिकन फाइटर जेट होते हैं। इसके अलावा इसमें मेनली यूके की इजेक्शन सीट का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि यहाँ पर एक विदेशी कंपोनेंट रहेगी, जिसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। यहाँ तक कि जो अमेरिकन और साथ में फ्रेंच फाइटर जेट है वे भी यूके की बनी इजेक्शन सीट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी सब के बीच रिपोर्ट किया गया है कि जो हमारा SU-30 MKI फाइटर जेट है तो उसका काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद HAL के द्वारा नासिक एयरक्राफ्ट डिवीज़न को एमका के लिए सिलेक्ट करने का फैसला लिया गया है। तो नासिक का ये जो प्लांट है ये एक साल में लगभग 12 SU-30 MKI फाइटर जेट को बनाने में सक्षम था और अब इसी डिवीज़न से एमका के कंपोनेंट्स और साथ में जो पार्ट्स हैं उनको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो इस एयरक्राफ्ट डिवीज़न से बने कंपोनेंट्स का इस्तेमाल एमका के पहले 5 प्रोटोटाइप के अंदर किया जाएगा और इसी प्रोडक्शन लाइन से तेजस MK-1A का मास प्रोडक्शन भी किया जाएगा। जो एमका होगा तो उसका मास प्रोडक्शन एक अलग प्रोडक्शन लाइन से किया जाएगा, लेकिन पहले जो 5 प्रोटोटाइप होंगे तो उनके जो पार्ट्स और साथ में कंपोनेंट्स हैं तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग इसी एयरक्राफ्ट डिवीज़न से की जाएगी। बाकी इसके बाद जैसे ही हमारा एमका फाइटर जेट अपने टेस्टिंग फेज़ को पूरा करता है तो इसके बाद HAL और साथ में 3 प्राइवेट कंपनियों के द्वारा 2026 से लेकर के 2027 तक एक जॉइंट वेंचर के तहत एक चौथी प्रोडक्शन लाइन को सेटअप कर लिया जाएगा, जहां से एमका का मास प्रोडक्शन किया जाएगा। साथ ही साथ हमारे पास पहले से ही 2 प्रोडक्शन लाइन मौजूद है, एक और प्रोडक्शन लाइन को सेटअप किया जाएगा और इसके बाद एमका के लिए एक और चौथी स्पेशल प्रोडक्शन लाइन को सेटअप किया जाएगा, जिससे कि हमारे पास टोटल 4 प्रोडक्शन लाइन हो जाएगी। तो बेंगलुरु से HAL हर साल लगभग 16 एयरक्राफ्ट को रोल आउट करना चाहती है और नासिक एयरक्राफ्ट डिवीज़न से लगभग 5 एयरक्राफ्ट को खास तौर पर एक्सपोर्ट के लिए HAL बनाना चाहती है और इसके बाद थर्ड प्रोडक्शन लाइन से HAL लगभग 7 एयरक्राफ्ट को हर साल रोल आउट करना चाहती है, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन रेट एक साल के अंदर 28 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक जा सकता है। तो दोस्तों, इसके बाद जो एमका का मार्क 1 वेरिएंट होगा तो उसमें GE के F414 4 इंजन्स का यूज़ किया जाएगा, जो कि लगभग 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम होंगे, लेकिन इन इंजन के साथ हमारा एमका सुपर क्रूज नहीं कर सकेगा। तो इसीलिए इंडियन एयरफोर्स ने ऐसे केवल 40 ही एमका प्लान किए हैं, जो कि यहाँ पर 70% तक ही स्वदेशी होंगे। लेकिन इसके बाद जैसे ही हमारे स्वदेशी इंजन तैयार होते हैं तो उन इंजन्स के साथ में एमका फाइटर जेट 90% स्वदेशी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करेगा। तो इसी इंजन से रिलेटेड एक और अपडेट सामने निकल करके आई है कि HAL भी अब इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकती है, जिसमें पहले से ही भारत की DRDO और साथ में GTRE शामिल है। तो इसके अलावा जो HAL है उनको पहले से ही इंजन्स को असेंबल करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और इसके अलावा अगर वे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो वे शुरुआत से ही एक नए इंजन को असेंबल करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसको भी हासिल कर लेंगे और जो एक्सपीरियंस है उसको भी यहाँ से वे गेन कर पाएंगे, जिससे कि बाद में उनको इस नए और साथ में स्वदेशी इंजन को असेंबल करने में किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसके अलावा ADA ने एमका के पहले 5 प्रोटोटाइप के लिए सरकार से लगभग 15,000 करोड़ के यानी कि $2 बिलियन के फंड मांगे हैं, जिनको इस साल अप्रूव कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ हर एक एमका की जो यूनिट कॉस्ट है वो 900 करोड़ यानी कि $120 मिलियन से भी ज़्यादा होगी। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि यही यूनिट कॉस्ट बाद में इंडियन एयरफोर्स को भी मिलेगी, ये केवल यहाँ पर इसके पहले 5 प्रोटोटाइप को तैयार किया जाएगा तो उनकी यूनिट कॉस्ट इसके आसपास रहने वाली है। बाद में जैसे ही एमका का मास प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा तो इसकी यूनिट कॉस्ट बड़ी आसान से राफेल से कम हो जाएगी, जो कि 75 से लेकर के $80 मिलियन तक भी आ सकती है।
तो दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें अपनी अगली अपडेट की, तो वो है इंडियन नेवी को लेकर के। तो द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि CSL के द्वारा यानी कि कोचिन शिपयार्ड के द्वारा बनाए गए पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को इसी महीने यानी कि मई के महीने में इंडियन नेवी को सौंप दिया जाएगा। और CSL के जो डायरेक्टर हैं बिजोय भास्कर जी, तो उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान बोला है कि कुछ ही हफ्तों में INS विक्रांत के आखिरी ट्रायल्स को कंडक्ट किया जाएगा और अब ये अपनी पूरी तरह से कमीशनिंग के लिए भी तैयार हो जाएगा। तो पहले ही कुछ इमेजेस निकल करके आई है जहां पर MiG-29K फाइटर जेट को INS विक्रांत के ऊपर देखा गया है। तो आप बहुत जल्द ही इस फाइटर जेट के लैंडिंग और साथ में टेक ऑफ ट्रायल्स को देख सकते हैं। और इसी के साथ इस एयरक्राफ्ट कैरियर को इस साल अगस्त तक कमीशन करने का प्लान बनाया है। और इसके अलावा INS विक्रांत 36 से लेकर के 40 एयरक्राफ्ट को अपने साथ कैरी करने में सक्षम है। और इसके लिए इंडियन नेवी ने पहले ही लगभग 26 नेवल एयरक्राफ्ट को लेने का काम शुरू कर दिया है। और इसी के साथ जो राफेल फाइटर जेट है वो पहले ही अपने स्की जंप ट्रायल्स को भारत में सफलतापूर्वक कंडक्ट कर चुका है, जिसमें उसने अच्छे खासे पेलोड के साथ उड़ान भरी थी। और इसी महीने अमेरिकन FA-18 सुपर हॉर्नेट भी भारत में आएगा और ये मेनली उसके ब्लॉक 3 वेरिएंट हो सकते हैं जिनके भारत में जो स्की जंप ट्रायल्स है उनको कंडक्ट किया जाएगा। तो इस साल ये जो अगस्त का महीना होगा ये इंडियन नेवी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा और साथ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि सबसे पहले तो इसी साल उनको अगस्त में जो हमारा पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत है वो मिल जाएगा। और इसके अलावा हमारी जो एक SSBN क्लास की सबमरीन यानी कि INS अरिघट है तो वो भी उसी महीने में इंडियन नेवी को मिल जाएगी। तो INS विक्रांत के अंदर लगभग 76% स्वदेशी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। तो इसके बाद CSL ने रिपोर्ट किया है कि अगर इसके सिस्टर क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑर्डर किया जाता है तो वही सबसे पहले तो इसमें जो स्वदेशी कंपोनेंट्स की मात्रा है उसको 80 से लेकर के 85% तक कर सकते हैं। और इसके बाद जो CSL है उन्होंने ये बताया है कि वे इस एयरक्राफ्ट कैरियर को केवल 5 साल के अंदर तैयार कर सकते हैं। और ये जो टाइमलाइन है ये हमारे 13 साल की मेहनत का फल है कि हम इतनी जल्दी इस एयरक्राफ्ट कैरियर को तैयार कर सकते हैं। तो जो IAC-2 यानी कि इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 होगा तो इसकी जो मैक्सिमम फंडिंग है वो इंडियन नेवी को करनी पड़ेगी और इसकी जो मैक्सिमम कॉस्ट है वो बड़ी आसान से $3 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी। तो इंडियन नेवी एक 65,000 टन वजनी फ्लैट डेक एयरक्राफ्ट कैरियर को चाहती है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इसको लेकर के इतनी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है, जबकि CSL और साथ में इंडियन नेवी इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी है। यहाँ तक कि CSL तो अगले साल से एक ड्राई डॉक को तैयार कर लेगी जहाँ पर 70,000 टन वजनी शिप को भी तैयार किया जा सकता होगा। और इतना वजन आप सबको पता है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर का ही होता है। तो दोस्तों इन दोनों अपडेट के ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।